नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे बहू ने अपनी अय्याशियों के चलते नशे में धुत होकर अपनी माँ को सीढ़ियों से गिराकर मार दिया, तो पिता ने भी बेटे बहुओं पर तरस नहीं खाया और किया कुछ ऐसा कि सबके होश उड़ गए। राजेश जी के ऑफिस में एक तस्वीर लगी हुई थी। एक तरफ एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। राजेश जी जब कभी भी अकेले होते तो अक्सर ही उस बुजुर्ग महिला की तस्वीर को निहारते रहते और खुद ही खुद उनसे बातें करते रहते, जबकि वह कोई मानसिक रोगी या पागल इंसान नहीं थे। वह तो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे जिन्हें समाज में बैठना उठना बहुत अच्छे से आता था और हर चीज़ की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। किसी समय पर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद राजेश जी ने अपना एक छोटा सा होटल खोला था और उस होटल से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और राजेश जी के पास आज के समय धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मकान किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजेश जी यूँ तो अपने किसी समय पर अपने परिवार के साथ रहा करते थे, लेकिन आज आज राजेश जी पूरी तरह से अकेले थे और उस अकेलेपन को बांटने के लिए तस्वीर का सहारा ले लिया करते थे, क्योंकि तस्वीर में जो महिला थी वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी। राजेश जी की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और इसीलिए वह उनकी तस्वीर से ही बातें किया करते थे और अपनी परेशानियां उन्हें बताकर खुद ही अपनी परेशानियों का हल भी ढूंढा करते थे। वे किसी समय पर भरे पूरे परिवार में रहा करते थे, लेकिन आज आज वह इंसान पूरी तरह अकेला हो चुका था, जो कल तक अपने आसपास जाने कितने लोगों से घिरा रहता था। यूं तो आज भी आसपास काम करने वाले वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उनके आसपास उनका अपना कोई नहीं था। अपने के नाम पर कहने को उनके दोस्त का एक बेटा था, जिसकी बदकिस्मती से उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे और इसी कारण वह लड़का भी इस दुनिया में अकेला ही था। अरे, जब उसका भी अब कोई नहीं था तो राजेश जी ने उस लड़के को संभालते हुए उसे सहारा दिया और साथ ही अपनी ही कंपनी में नौकरी भी दी, जिससे उस लड़के को एक एक पैसे की कीमत पता चले। राजेश जी उस लड़के को अपने घर में रखते थे, लेकिन उस लड़के से महीने का किराया लेते थे और उसके खाने पीने का खर्चा भी नौकरी में जितना भी वह लड़का कमाता था वह यहीं ऑफिस में जो भी काम करता था, वह लड़का जो काम करता था उसकी सैलरी महीना पूरा होने पर उसके हाथ में थमा दी जाती थी और इसीलिए उन दोनों को अपना कहो या पराया जो भी था, बस उन दोनों को एक दूसरे का ही सहारा था। ऐसा नहीं था कि राजेश जी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। दरअसल राजेश जी की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। उस लड़के ने भी राजेश जी को हमेशा खामोश ही देखा और उनकी इस खामोशी से उस लड़के को बहुत फ़र्क पड़ता था। वह उनकी खामोशी के पीछे की वजह जानना चाहता था, उनसे वह बात करना चाहता था, लेकिन राजेश जी ज़्यादा किसी से भी बातचीत नहीं करते थे। खाली समय में बस अपने कैबिन में बैठे बैठे उन तस्वीरों को निहारते रहते जो अपने कैबिन में लगा रखी थीं। उस नौजवान की तस्वीर को उठाकर पटक देते और इसीलिए वह तस्वीर उन्होंने कांच की फ्रेम में नहीं मढ़वाई थी, क्योंकि यदि कांच होता तो वह बार बार टूट जाता और इसीलिए उन्होंने कांच का फ्रेम लगवाया ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि वह लड़का कौन था। दरअसल वही लड़का उनका अपना बेटा कुणाल था, जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कुणाल उनकी ज़िंदगी पर लगा वह श्राप था जिससे दूर होने पर भी वह
अभी तक इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए। दरअसल राजेश जी की पत्नी कीर्ति जी जब से उनके घर में बहू बनकर आईं, तब से उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर संभाल लिया और इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा कि उनके माता पिता को यानी कीर्ति जी के सास ससुर को उनके कारण कभी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। वह जब से घर में आईं, उन्होंने अच्छे से घर के सभी काम संभाल लिए। वह घर की जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त रहती थीं और अपने ऊपर उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। और फिर कहते हैं ना कि जब समय बुरा आता है तो बताकर नहीं आता। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ठीक रहा, लेकिन लगभग साल भर बाद भी जब उनकी गोद सोने की सोनी ही रही, तब आसपास के सभी लोग उन्हें ताने सुनाने लगे, दुनिया भर की बातें सुनाने लगे और आसपास के सभी लोग उन्हें बांझ कहकर संबोधित करने लगे, क्योंकि इलाज करते करते अभी तक इनकी इतनी दवाइयाँ खाने के बाद, इतनी गोलियाँ खाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने दुनिया भर की बातें सुनी, जली कटी बातें सुनी, हजार मंदिरों में, मज़ारों पर, हर गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और बस एक ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे परिवार को एक वारिस मिल जाए। और आखिरकार इतनी दुआओं के बाद ईश्वर ने उनकी सुन ही ली और उनके परिवार में उनके इकलौते बेटे कुणाल का जन्म हुआ। कुणाल के जन्म पर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, और होता भी क्यों ना, शादी के 8 साल बाद उनके परिवार में बच्चे का जन्म हुआ था, जिसके कारण परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वे लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने अपने पोते के होने पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं। और इधर अब कीर्ति जी और उनका पूरा परिवार अपने बेटे यानी कि कुणाल को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं और ना ही कभी उसे डांटा, जिसका कुणाल ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपने माँ बाप की शिकायत कभी अपने दादा दादी से लगा देता तो कभी अपने दादा दादी की बातों को मम्मी पापा से आकर कह देता। और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता जा रहा था। अब तक राजेश जी होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो कर ही चुके थे, लेकिन माता पिता से दूर नहीं जा सकते थे और गांव में ही रहने के कारण भी कोई होटल वगैरह नहीं खोल पाए। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में अपने परिवार को लेकर वे शहर में चले गए और तब वहां जाकर उन्होंने होटल खोला। शुरू में तो वह होटल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे वह होटल बहुत बढ़िया चलने लगा। समय के साथ उन्होंने तरक्की की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। अब वे अपने काम में जी जान लगा देते ताकि किसी भी तरह से अपनी परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकें। और यहाँ शहर में आने के बाद उनका बेटा कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि अभी तक वह सिर्फ स्कूल जाया करता था और उसके माता पिता उस पर थोड़ी बहुत नज़र भी रखते थे कि यह किसी गलत संगत में न पड़ जाए। लेकिन 11वीं 12वीं क्लास में वह गलत संगत में पड़ गया और उसकी दोस्ती कुछ बदतमीज़ लड़कों से हो गई और संगत का असर देर सवेर आ ही जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ कुणाल के साथ हुआ। धीरे धीरे उसके दोस्तों के सारे बुरे ऐब उसके अंदर भी आते जा रहे थे, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, या फिर उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वह अब एक दूसरे शहर में जाकर अपने शहर से दूर कहीं और शहर में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अपने माँ बाप के कहने पर उनके पास रहकर वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जी पाएंगे। और इसीलिए कुणाल ने भी डिसाइड कर लिया कि वह भी उन लोगों के साथ जाएगा। राजेश जी और कीर्ति जी ने उसे बहुत रोका,
लेकिन वह नहीं माना और उसने उनसे ज़िद करने लगा। जब उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो आखिरकार उस बेटे ने अपने दोनों माता पिता को मना ही लिया, और वे दोनों भी इसीलिए मना नहीं कर पाए क्योंकि उनका बेटा उनसे पढ़ाई के लिए ज़िद कर रहा था, किसी और गलत काम के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और दूसरे शहर में जाकर पढ़ने की परमिशन दे दी। अब आखिरकार उसके बाद में उसकी जब 12वीं परीक्षा पूरी हुई तो 12वीं में उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन बहुत बुरे नंबर भी नहीं आए थे क्योंकि अभी तक उसके माता पिता फिर भी उस पर नज़र रख लिया करते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई का भी वे अभी पूरा ध्यान रखते थे। कुछ इसीलिए भी वह शहर से बाहर जाना चाहता था क्योंकि यहाँ उसके माँ बाप उसकी ज़िंदगी में दखल देते रहते। उसने सोचा कि शहर से बाहर चला जाऊँगा तो मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं दे पाएंगे, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकूँगा। और बस यही सोचकर 12वीं के बाद वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। इधर कीर्ति जी और उनके पति दोनों ही अकेले रह गए थे, लेकिन होटल में काम करते करते एक दिन राजेश जी की मुलाकात रविंद्र नाम के एक आदमी से हुई जो कि अच्छा खासा अमीर आदमी था। पैसे धेले की उनके पास भी कोई कमी नहीं थी और धीरे धीरे उसकी राजेश जी से दोस्ती बढ़ती रही। फिर एक दिन उन दोनों ने बैठकर यह डिसाइड किया कि क्यों ना वह दोनों अपने काम को और आगे बढ़ाएं। लेकिन राजेश जी के जीवन में अभी भी बहुत कुछ परेशानियां थीं। उन्हें अपने घर परिवार के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई भी तो देखनी थी, जो कि अभी घर से दूर रह रहा था और उसकी पढ़ाई में भी बहुत पैसे लगा रहे थे वे। ऊपर से बाहर रहने सहने का खर्चा था, वह अलग। ऐसे में शहर में घर खरीदा था, उसकी ईएमआई भी देनी पड़ती थी। अब वह इतना सारा खर्च एक साथ नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उन दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि वे लोग अब से बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे और शहर में अब वे एक अच्छा खासा होटल दोनों पार्टनरशिप में खोलेंगे क्योंकि होटल को मैनेज करने की सारी तरकीब सब कुछ राजेश जी को बहुत अच्छे से आता था और वह कुछ पैसा भी लगा रहे थे। बाकी का पैसा लगाने की जिम्मेदारी रविंद्र जी ने अपने कंधों पर उठा ली। रविंद्र जी का भी इकलौता एक ही बेटा था जो कि अभी काफ़ी छोटा था। कुणाल ने तो अभी 12वीं की थी, लेकिन रविंद्र जी का लड़का अभी 6ठी क्लास में ही था। वह बहुत छोटा था, तो जब से उनकी दोस्ती और गहरी हुई तब से रविंद्र जी के परिवार वालों का उन लोगों के साथ भी काफ़ी मिलना जुलना और आना जाना राजेश जी के घर पर होने लगा। अब वे लोग आपस में अच्छे फैमिली फ्रेंड बन चुके थे क्योंकि कीर्ति जी अब बहुत समय से घर पर अकेली ही रह जाया करती थीं। जब से बेटा गया तब से पूरे दिन बस घर पर पड़ी रहती और बोर होती रहती थीं। लेकिन जब से रविंद्र जी का बेटा उनके घर आने जाने लगा तब से उनका मोह उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था। वह रविंद्र जी के बेटे नवीन को बिल्कुल कुणाल की ही तरह प्यार करती थीं और नवीन भी अब बड़ी मम्मी कहने लगा था उन्हें, क्योंकि उन लोगों की घनिष्ठता बहुत ज़्यादा हो गई थी। कुणाल को जब यह सब पता चला कि उसके पापा ने एक बड़ा होटल ले लिया है तो वह भी बहुत खुश हुआ और वह अपने पापा से कहने लगा कि पापा, अब आप मेरे लिए भी कोई अच्छा सा बिजनेस सेटअप करवा दीजिए क्योंकि अब 1-2 साल में मेरी भी पढ़ाई पूरी हो ही जाएगी। फिर उसके बाद मैं भी अपना कोई बिजनेस ही करूँगा। तब राजेश जी ने कहा कि बेटा, तो कुछ समय पहले मेरे साथ रहकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो ले ले। जब तक तुझे इन चीज़ों की जानकारी होगी ही नहीं तो तू भला अपना बिजनेस कैसे संभाल पाएगा। लेकिन
कुणाल तो समझना ही नहीं चाहता था, लेकिन अभी कुणाल की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए राजेश जी ने उसे अभी ऐसे ही बहला दिया कि हाँ हाँ ठीक है बेटा, अभी पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तब तो कुणाल वापस अपने शहर चला गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा, या कहूँ कि अपनी अय्याशियाँ करने लगा। वहाँ पर कुणाल ने हर एक बुरी आदत अपने अंदर डाल दी थी। सिगरेट और शराब के साथ वह अब और भी नशे करने लगा था। ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज़ का नशा अब वह किया करता था, लेकिन उसके घर वाले इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। वे तो बेचारे यही सोच रहे थे कि उनका बेटा शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि शहर में रहकर वह तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और अपने साथ साथ अपने माता पिता के भविष्य के लिए भी परेशानियां खड़ी कर रहा है। वह तो केवल अपने बेटे के बारे में सोचते थे, और सही भी था। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कर सकते हैं, वह अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन बड़ी बात तो उनके बेटे की थी ना, कि वह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था, जो कि इसके माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन राजेश जी और उनकी पत्नी कर भी क्या सकते थे, सिवाय अपने बेटे को समझाने के। और उन्होंने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने अपने उस नालायक बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की। जब भी उन्हें कहीं से कुछ पता चलता, तभी उसे समझाते कि बेटा तू ऐसे मत किया कर, ऐसा करने से भविष्य में तेरा नुकसान हो सकता है। लेकिन तब तो वह अपने माँ बाप को पागल समझता था और उनके सामने तो बस हाँ में गर्दन हिलाता रहता और हाँ हाँ करता रहता, लेकिन बाद में अपने यार दोस्तों के सामने बहुत शेखी मारता। सारे ऐब भरे हुए थे उसमें, और ऐसे ही बिगड़ी हुई एक लड़की से उसने दूसरे शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली, और वह लड़की अब उसके साथ उसके घर आ गई। इधर दोनों माँ बाप यह सोचकर खुश थे कि बेटा पढ़ाई पूरी करके आखिर घर आ ही रहा है, तो अब उनका अकेलापन बांटने के लिए उनके पास कोई तो होगा। अभी दूसरों के बच्चों को देख देख कर ही वह उन पर ही लाड़ प्यार बरसाती रहती थीं। अब वह नहीं करेंगी, बल्कि अपने बच्चों को अपने सामने देखकर खुश रहेंगे। और फिर अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो अब तक तो वह भी शादी के लायक था। और इधर 3 साल से रविंद्र जी का बेटा, जो कि लगातार कीर्ति जी के कांटेक्ट में था, कीर्ति जी अब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थीं और उसे भी अपने बेटे के ही समान समझती थीं। और वह भी धीरे धीरे अब बड़ा हो ही रहा था, तो उसे भी अपनी बड़ी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। वह अपनी माँ की ही तरह उनका भी ख्याल रखता था, उनकी बहुत इज्जत करता था और उन्हें बहुत प्यार भी करता था। इधर बेटे के आने के बाद जब कीर्ति जी और राजेश जी ने अपने बेटे के साथ में लड़की को देखा और दोनों के गले में उन्होंने हार पड़े हुए देखा, तो वे दोनों सब कुछ समझ गए और उन्होंने उस लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया। राजेश जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि पता नहीं किसे उठा लाया है, कैसी लड़की है कैसी लड़की नहीं है, अरे किस घराने से है, किस खानदान से है, कम से कम कुछ तो पता होना चाहिए ना। कुछ नहीं तो कम से कम इंसान के बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए ना हमें। ऐसे कैसे तो किसी को भी उठाकर लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगा और हमसे कहेगा कि यह हमारी बहू है, तो हम मान लेंगे क्या। राजेश जी ने तो अपने बेटे को उस दिन बहुत सुनाया और बहुत नाराज़ भी हुए, लेकिन कीर्ति जी ने अपने बेटे के बारे में सोचते हुए आखिरकार अपने पति को मना ही लिया कि वे उन दोनों को इस घर में रहने दें, और अपनी बहू से कहा कि बेटा
तुम्हें इस घर में रहने के लिए परमिशन दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। आगे तुम्हें तुम्हारे ससुर जी का दिल कैसे जीतना है, यह तुम जानो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तब उनकी बहू बोली, परमिशन दिलवाने वाली आखिर आप होती कौन है? यह मेरे पति का घर है और मैं यहाँ रहूँगी ही रहूँगी। फिर चाहे आप चाहें या ना चाहें, साइड हो जाइए। मुझे किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साइड हो जाइए प्लीज़, मुझे अपने कमरे में आराम करने जाना है। इतना कहकर वह चली गई और पीछे उनका बेटा कुणाल खड़ा रहा। कुणाल को देखकर चौंकती हुई कीर्ति जी उसे देखती ही रहीं। तब कुणाल हंसता हुआ अपनी माँ से बोला, अरे वह माँ, वह थोड़ा थक गई होगी ना सफ़र में, बस इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, और कुछ नहीं है। वैसे बहुत अच्छी है माँ। अभी तक कीर्ति जी को इतना तो समझ आ ही गया था कि उनकी बहू रानी इतनी सीधी नहीं है जितनी भोली वह शक्ल से लगती है, और शायद उनके बेटे ने कोई गलत फैसला ले लिया है। लेकिन अब शादी हो चुकी थी और कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वे अपनी बहू को अपने घर के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करेंगी और थोड़ा वे खुद को भी उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगी। दोनों तरफ से अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश की जाए तो रिश्तों को निभाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। बस यही सोचकर अपनी बहू की ओर उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए। अब अगली सुबह उन्होंने उठकर देखा कि रविंद्र जी का बेटा उनके घर के दरवाजे पर आया हुआ खड़ा था, जिसे देखकर कीर्ति जी बहुत खुश हो गईं और उन्होंने अपनी बाजू फैला ली और नवीन दौड़ता हुआ आकर उनके गले लग गया और चहकता हुआ बोला, बड़ी मम्मी कैसी हैं आप? और बड़े पापा आप कैसे हैं? आज तो आप दोनों और ज़्यादा खुश होंगे ना, क्योंकि आज भैया जो आ गए हैं, है ना? वैसे भैया हैं कहाँ? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ कुणाल नीचे आया, जिसे देखकर दौड़ता हुआ नवीन उसके पास पहुंचा। लेकिन नवीन को अपने हाथ के इशारे से खुद से दूर रहने का इशारा करता हुआ कुणाल अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, आखिर यह है कौन? मैंने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। और कुणाल की इस बात पर नवीन का मुंह उतर गया। तब कीर्ति जी आईं और नवीन के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखती हुई बोलीं कि यह मेरा दूसरा बेटा है। बस यही समझ ले कि यह तेरा भाई है। रविंद्र भाई साहब है ना, यह उनका बेटा है। और जब तू यहाँ नहीं था ना, तो इसने ही मेरा पूरा साथ दिया और कभी तेरी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। इसी के कारण इतने दिनों तक मैं खुद को संभाल पाई हूँ, या कहूँ कि इसने मुझे संभाला है। इतना कहकर हंसती हुई कीर्ति जी ने उसे फिर से गले लगा लिया। तब कुणाल बोला, अच्छा माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब नाश्ता तो रेडी हो गया होगा ना? अब क्योंकि कुणाल की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने खुद से कुछ भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें। अब तक उनके घर पर रहने वाले परमानेंट मजदूर ने खाना पीना सब रेडी करके रख दिया था और वह अपने बेटे से कहने लगी कि हाँ, नाश्ता बिल्कुल रेडी है बेटा, बस तुम्हारे पापा आते ही होंगे। बहू नहीं आई अभी तक, उसे भी नीचे बुला लो। तो वह अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को भी बुला लाया। जब वह उसी जगह जा रहा था तो उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी। उसकी पत्नी अभी उठना नहीं चाहती थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसे लेकर आ गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुणाल की पत्नी स्वीटी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी और वैसे भी वह एक नंबर की बदतमीज़ लड़की थी। रात को देर रात तक पार्टी करना और सुबह 12 बजे उठने की तो उसकी आदत ही थी। अब सुबह 9 बजे से उठाना पड़ गया तो कुसमुसाती हुई उठकर नीचे आ गई
और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी आकर बैठ गई। अब नाश्ता करने के टाइम कीर्ति जी ने बताया कि बेटा, दरअसल हम तुम दोनों की शादी में खुशी से सबको शामिल नहीं कर पाए, तो इसीलिए तुम्हारी शादी की खुशी में हमने सबको एक रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं, जिसे सभी लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और इसी पार्टी में हम तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इस पर उनकी बहू टेढ़ी मेढ़ी देखने लगी, अपनी आईब्रो चढ़ाती हुई बोली, लेकिन यह सब फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? हम दोनों की शादी हो चुकी है और आपको भी पता है, तो हमें दिखाना किसे है? ऐसे ही ठीक है सब। तब कीर्ति जी और राजेश जी बोले कि हमारी इस शहर में बहुत इज्जत है, बहुत से लोग हैं जो हमें जानते हैं, तो इसीलिए एक बार पार्टी देकर तुम्हारे बारे में सबको बताना बहुत ज़रूरी है। तो शाम को तुम बस तैयार हो जाना, मैं पार्लर में अपॉइंटमेंट दे आई हूँ, तो ब्यूटिशियन के पास तुम चली जाना। कीर्ति जी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। ठीक है कीर्ति जी, आप इसे अपने साथ ले जाना। राजेश जी ने अपनी पत्नी को कहा तो कीर्ति जी बोली, ठीक है, मैं बहू को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। इतने चाव से उन्होंने सारी तैयारियां की। बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। सभी रिश्तेदार, सभी जानकारों और दोस्तों को बुलाया गया और इस पार्टी का मेन उद्देश्य था कि वह अपनी बहू से सब लोगों को मिलवा सकें। लेकिन जितने चाव से उन्होंने इस पार्टी की तैयारी की थी, उनकी बहू का मूड उतना ही ज़्यादा ऑफ था। दरअसल वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहना चाहती थी, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। वह लोग अब तक अपनी दुनिया में अकेले ही रहे थे, ऐसे में उनकी दुनिया में किसी और की दखलंदाजी उन्हें कैसे ही पसंद आ जाती। अब पूरा दिन बीत गया और अब तक शाम को सभी रिश्तेदार और सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन उनकी बहू, जिसे कीर्ति जी शाम को बिल्कुल नई दुल्हन की तरह तैयार करवा कर लाई थीं, और वह उस ड्रेस में लग भी बहुत प्यारी रही थी, लेकिन पता नहीं उनकी बहू को क्या हुआ कि जब से उसने वह लहंगा पहना, तभी से वह कुसमुसाने लगी कि मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, मुझे तो शॉर्ट्स में ही अच्छा लगता है। तब उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, घर में चाहे जो कपड़े पहन लेना, लेकिन अभी के लिए तुम नई दुल्हन हो और दुल्हन को थोड़ा अच्छे से तैयार होना पड़ता है। बस आज आज की बात है, फिर अपने घर में जो तुम्हारा दिल करे तुम वह पहन कर घूमना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और आखिरकार उन्होंने उसे तैयार करवा कर अपनी बहू को अब स्टेज पर लाकर बिठा दिया। स्टेज पर बैठी हुई उनकी बहू बिना किसी बात के हर चीज पर अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही थी, बहुत ज्यादा परेशानी में थी जैसे, जबकि उसके लिए तो अच्छा ही था कि उसे इतना प्यार करने वाले ससुराल वाले मिले, लेकिन वह तो इन सब चीज़ों से ऊब गई थी। मुश्किल से ज़्यादा घंटा भर वहीं खड़े रहने के बाद उसे ऐसे लगा जैसे अब तो उसके लिए इस लहंगे में रह पाना बिल्कुल संभव नहीं है और उसे किसी न किसी की मदद चाहिए। वह इस स्टेज पर ही सबके सामने खड़ी हो गई और अपने सिर से चुन्नी उतार कर फेंक दी और हैवी हैवी कंगन वगैरह उतारती हुई बोली, बस यार, अब यह सब ड्रामा मुझसे और नहीं होगा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। हद होती है किसी चीज़ की। जब से आई हूँ तब से नमूना बना कर रख दिया है, जब से आई हूँ तब से तमाशा लगा रखा है। बहू यह पहन लो, यह रख लो, यह खा लो, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, ऐसा मेकअप करवा लो, वैसा मेकअप करवा लो, बहू सर पर पल्ला रख लो, यह सैंडल पहन लो। अरे हद हो गई, मैं तो बहू सुन सुन के पागल हो रही हूँ, बिल्कुल दिमाग चले जा रहा है। क्या मतलब है आप लोगों का? बिल्कुल हद है आपसे। किसी एक इंसान के बस पीछे पड़ जाओ, बस चाहे उसका खुद कुछ मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। क्या ज़रूरत थी इतना तमाशा करने की और इन फालतू के लोगों को बुलाने की? नमूना को बुलाकर उनके सामने मुझे मूर्ति की तरह बिठा दिया है। तो क्या कर लिया आपने? क्या भलाई कर ली आप लोगों ने? बताइए मुझे, बताइए क्या भला कर दिया? फालतू में तमाशा बना कर रख दिया है।
बहू की इन सब बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वे लोग एक एक करके वहाँ से चले गए। यह बात राजेश जी को भी अच्छे से समझ आ गई। बहू तो नखरे में वहाँ से चली गई थी, लेकिन असली बेइज्जती तो कीर्ति और राजेश जी की हुई। जब बहू के जाने के बाद लोगों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिया कि राजेश जी, हमें नहीं पता था कि आप ऐसी घमंडी और नकचढ़ी बहू लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, हो जाता है, अब हम चलते हैं। एक एक करके सभी मेहमान अपने घर चले गए और यह बातें कीर्ति जी और राजेश जी दोनों को ही बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं कहा। पर अगली सुबह अपनी बहू को समझाया कि उसे सब लोगों के सामने ऐसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। अगर कोई परेशानी थी तो तुम हम लोगों से एक बार डिस्कस कर लेती, आराम से हमें बता सकती थी। क्या ज़रूरत थी इतना तमाशा करने की? सब कह रहे थे कितनी बदतमीज़ लड़की है, उसे किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने उससे बात करना बहुत कम कर दिया था और अपने काम से काम रखा करते। बेटा भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता। यह सब बातें उन्हें पसंद नहीं थीं, क्योंकि बेटे और बहू दोनों ही एक राग में गाते थे। बेटे से दिन में रात कहती तो रात कहता, बस जैसे बहू कह देती थी वैसे ही राजी हो जाता। अभी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर जल्द ही वे लोग अपनी कमियों को कैसे छिपा सकते थे? जल्द ही उनकी कमियां भी सामने आने लगीं। बहू बेटे दोनों साथ में बैठकर सिगरेट पीते, साथ में बियर पीते, दारू पीते और कभी भी बार में चले जाया करते। राजेश जी ने इतने वर्षों में जो अपनी इज्जत बनाई थी, उसे मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ था उनका बेटा। लेकिन इस बारे में अभी तक उन्हें यह नहीं पता चला था। कुणाल के घर वालों को यह नहीं पता लगा कि उनका बेटा इतने सारे ऐब करने लगा है। एक दिन जब कीर्ति जी मंदिर से घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा और बहू सुबह 10 बजे ही दारू की बोतल खोलकर बैठे हुए हैं और बरामदे में यानी हॉल में ही बैठकर बियर की बोतल पिए जा रहे थे। बेटे ने दारू की बोतल भी रखी हुई थी और दोनों एक एक पैक बना रहे थे और पिए जा रहे थे। यह सब देखकर कीर्ति जी को बहुत गुस्सा आया और उनकी पूजा की थाली उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने गुस्से में अपने बेटे को तेज आवाज दी और कहा, कुणाल, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे पूजा पाठ के घर में ऐसी अशुद्ध चीज़ों को लाने के बारे में सोचा भी कैसे? और बहू, तू भी इसके साथ बैठकर यह सब पी रही है? अरे, आदमियों को तो तमीज़ नहीं होती, लेकिन तू तो औरत होकर भी। उनकी बहू बोली, जाओ अपने कमरे में और अपना काम करो। मुझे जो करना है मैं वही कर रही हूँ। तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो और मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। यह सब कहती कहती बहू बियर की बोतल उठाकर गटकने लगी। अब देखो, उसे दारू का नशा हो चुका था और अभी भी लगातार वह नशा किए जा रही थी। यह सब देखकर और अपनी बहू को नशे में देखकर, नशे में धुत देखकर और उसे यूं गिरता पड़ता बुरी हालत में देखकर कीर्ति जी को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह उससे कहने लगी कि बहू, तो इस बोतल को रख दे। लेकिन उनकी बहू ने उनकी बात नहीं मानी, तो वह अपनी बहू को ज़बरदस्ती उसके कमरे की ओर ले जाने लगी और इस काम के लिए उन्होंने अपने बेटे की भी मदद मांगी। बेटे ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में ले जाने लगा। लेकिन क्योंकि उनका बेटा और उनकी बहू दोनों ही नशे में थे और बहू बेटे का कमरा भी ऊपर था, तो जब वे लोग कमरे में जा रहे थे तो कीर्ति जी ने अपनी बहू के पांव पकड़ रखे थे, लेकिन नशे के कारण वह हाथ पांव बहुत ज़्यादा चला रही थी, तो सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हाथ पैर मारने की वजह से कीर्ति जी नीचे जा गिरीं। उनकी बहू को तो बेटे ने संभाल लिया, लेकिन कीर्ति जी नहीं संभल पाईं और ऊपर से लुढ़कती हुई वह जब नीचे आकर सीढ़ियों पर गिरीं तो पता चला कि सीढ़ियों के बीच में रखे हुए एक कांच के गुलदस्ते से
वह आकर टकराई थीं और उस गुलदस्ते पर उनका सिर पड़ा, जिससे वह गुलदस्ता तो टूटा ही, साथ ही कीर्ति जी का सर भी फूट गया और इस हादसे में वह अपनी जान गंवा बैठीं। राजेश जी को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। राजेश जी जब शाम तक घर पहुँचे तो उन्हें इस सब के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने अपने बेटे बहू को जेल कराई। जब हॉस्पिटल में पत्नी से मिलने गए तो उन्होंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और ना चाहते हुए भी राजेश जी को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जितना प्यार वह अपने बेटे और बहू से करते थे उससे कई गुना ज़्यादा प्यार वे अपनी धर्मपत्नी से करते थे। तो उनके कातिलों को वह ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। चाहे उनकी मौत एक हादसे में हुई, लेकिन उस मौत का कारण तो उनके बहू और बेटा ही थे ना। इसके कारण वे उन्हें माफ़ नहीं कर सके और उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दी। और इधर नवीन, जो कि अभी छोटा ही था, उसकी पढ़ाई पूरी होते होते उसके माता पिता भी अचानक ही एक कार एक्सीडेंट में दुनिया को छोड़कर चल बसे। तब से नवीन को भी और किसी का सहारा नहीं था और इसीलिए राजेश जी ने नवीन को अपने पास रखा और उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अपने सर पर उठाया और उसे अपने साथ काम कराना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू में उसे काम सीखना ज़रूरी था और शुरू में वह उसे महीने की तनख्वाह केवल इसीलिए दिया करते थे ताकि उसे मेहनत से कमाए हुए पैसों की वैल्यू समझ में आए, उसे ताकि वक्त की कीमत समझ सके, जिससे उसे एक एक रुपए की कीमत समझ आए, जिससे कि वह उन पैसों को यूं ही अय्याशियों में ना उड़ाए, कभी भी फिजूल खर्ची में अपनी कमाई को बर्बाद ना करे। अब वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। कुणाल अपने पिता की जिंदगी में केवल एक बुरी याद की तरह था और कुछ भी नहीं था, और नवीन जिसे उन्होंने सहारा दिया अब वही उनके जीवन का आखिरी सहारा था। नवीन छोटा था, लेकिन अब तो वह बहुत बड़ा हो चुका था और उसने अपने बड़े पापा का पूरा ख्याल रखा। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं और कुणाल और उसकी पत्नी अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। यदि आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है, ऐसी कोई कहानी है जिसे आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो लिख भेजें हमें इस दी गई मेल आईडी पर। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।